नहीं, मैं कह रहा हूँ एक मिनट, मुझे थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया आप बाद में कहिएगा, मैं एक चीज मैं सुनूंगा आपकी। मैं ये कह रहा हूँ, ये सवाल पूछे, आज 11 महीने हो गए, पलट के कोई रिस्पांस नहीं आया। इसका मतलब हमारे देश को निर्धारित तौर पर चलाने वाले, वो चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आरएसएस के हों, सब के सब नकारा है सीधे। अब आप बोलिए। मैं सिंपल इतनी बात कह रहा हूं कि जैसे जो यूनिवर्सल सिविल कोड है, इसका जो थोड़ा बहुत भी विरोध है, वो विरोध कहाँ है? विरोध कहाँ है? जस्ट ए मिनट, कुछ कहाँ विरोध है सर? कुछ विरोध नहीं है तो फिर करने में क्या दिक्कत है? तो ये नहीं कर रहे हैं, ये नकारा है। विरोध कहाँ है आप बताओ? विरोध तो जो 370 और 35A का भी था, विरोध CAA का भी था, विरोध जो है 3 तलाक का भी था, वो हुए कि नहीं हुए? विरोध तो GST का भी था, विरोध तो नोटबंदी भी था, ये हुए कि नहीं? इसका जवाब आप दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, हुए कि नहीं? हाँ ना में बोलिए। आप ठीक बोल रहे हैं। तो फिर इसमें कौन विरोध है? किसकी औकात है? और सुनिए, समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है ये हमें मालूम है। समान नागरिक संहिता का मतलब ये है कि सारे देश के सारे नागरिकों के एक संहिता होगी, एक नियम होगा। तो इसमें किसको आपत्ति है? और आपत्ति होना भी नहीं चाहिए। नहीं, इसमें किसको आपत्ति है? किस उल्लू, मैं फिर उल्टी बात, कौन आदमी, सुन लीजिए, मैं बीजेपी के मंच से कहूंगा, कौन मुसलमान नेता, आप मुसलमान की बात करें, कौन मुसलमान नेता, कौन मुल्ला, कौन ठेकेदार, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मुझे बीजेपी से पद नहीं चाहिए आरिफ मोहम्मद खान की तरह। हेलो, मुझे गवर्नर नहीं बनना है, ना राज्यसभा सांसद बनना है, आप समझिए। मैं अगर इस मामले को निपटवा दूं एक बार में, आप लाओ तो बिल तो लाओ, आप खुद बेईमान हो, आप राजनीति कर रहे हो, ठीक है, बेमतलब की बात कर रहे हो कि कुछ लोगों को काल्पनिक सवाल, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की तरह कुछ लोगों को, अरे कौन लोग हैं साले, उनको बाहर करो, उनको एक्सपोज करो, देश उनको एक्सपोज करो। उनको एक्सपोज तब करोगे जब तुम ईमानदार होगे। तुम खुद ईमानदार नहीं हो, तुम खुद चोर हो, तुम खुद राजनीति कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो आप? बात ठीक। और हम आपको सैल्यूट करते हैं एक बात के लिए सिर्फ, कि आप हमारे फोन पे 1 घंटा, पौने 2 घंटा टिकते हो। हमारा तो फोन उठाते हुए, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, फटती है लोगों की। क्या फटती है कि इसके सवाल का जवाब क्या दूंगा। और एक आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं नया, हिंदुस्तान में 700 DM है, और मेरे ख्याल से 1400 जो है SSP और पुलिस कमिश्नर और DGP होंगे, ज्यादा ही होंगे, आपको ज्यादा पता है। आपका छोटा भाई, हम आपके उम्र में छोटे हैं, हिंदुस्तान के किसी DM को, किसी SSP को, किसी DG, IG, DIG को फोन मिलाता है तो वो आदमी फोन पे काम करता। ये जज्बा है और ये स्टाइल भगवान ने सिराज साहिल को दी है। ठीक बात है, क्योंकि आप जो बात कहेंगे वो लाजमी कहेंगे, उचित कहेंगे, वो तो सिर्फ ये कहता है DM जी। तो इसका मतलब ये है कि आप कायदे से देखा जाए तो SP और DM की मदद कर रहे हैं, आप अपने लिए थोड़ी मान रहे हैं। बिल्कुल, यू आर राइट। सुनिए, बिहार कितनी दूर है यहाँ से? किशनगंज, अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये भी चला दीजिएगा। किशनगंज का DM आदित्य प्रकाश, नाम ले रहा हूँ, मैं उसके पास गया, मैं देश की नब्ज जानता हूँ कि कहाँ गड़बड़ी है। मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि किशनगंज में मुझे 1 रात का स्टे करना है। मुझे नहीं करना है, मैं तो फुटपाथ पे सो जाता हूँ। मुझे व्यवस्था देखना थी कि सुशासन बाबू कर क्या रहे हैं और मीडिया वाले क्या कर रहे हैं और DM और SSP क्या करते हैं। मैंने उसको कहा कि मुझे 1 रात के लिए एक कक्ष चाहिए है। कहने लगे कि जो है आपने पहले से जो है इंफॉर्मेशन दी। अब ये कन्वर्सेशन सुनिए, चलाइएगा आप अपने टीवी पे। हमने कहा सर, मैं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ और हमारी एलिजिबिलिटी है सर्किट हाउस और VIP गेस्ट हाउस में रुकने की। अगर कोई, मैं लेटर हेड साथ लाया हूँ, आई कार्ड मेरे साथ है, अगर कोई एक कमरा मेरे लिए खाली है तो मैं यही एप्लीकेशन लिख के दे देता हूँ और हमें 1 रात रुकना है। ठीक? हेलो, कहने लगे
कि मैं आपको कमरा नहीं दे सकता। आपने पहले से जो है इंटीमेट नहीं किया। तो मैंने कहा कि मिस्टर आदित्य प्रकाश जी, यदि भरे हुए हैं तो आप बता दीजिए कि सब भरे हुए हैं। नहीं, वो भी नहीं, हमने दूसरा सवाल और टेढ़ा पूछ दिया। यही तो दूसरे पत्रकारों में सिराज सैल ने फर्क है। हमें कमरा थोड़ी चाहिए था। हमने कहा आदित्य प्रकाश जी, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेके आज की डेट तक जितने कमरे भी अलॉट किए गए, विधायक को, चाहे मंत्री को, चाहे पत्रकार को, चाहे समाज सेवक को, चाहे निजी आदमी को, वो कमरों का इंटीमेशन पहले से आया था या नहीं? वो बता दीजिए। फोन काट दिया उसने। अबे तू काहे का डीएम है? तू फोन काट रहा है, इसका मतलब तू चोर है, तू डरपोक है, तू सच्चाई से मुंह मोड़ रहा। मैंने फिर फोन मिलाया, उसने फिर काट दिया। 20 बार फोन मिलाया। मैं वो सिराज साहिल हूँ, आप पहले पहचानिए। 20 बार फोन मिलाया, उसने उठाया 20वीं बार। कहने लगे आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमने, महोदय आप अब और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, मेरी बात गौर से सुन लो। उसको मैंने पूरी कहानी समझाई, ठंडा हुआ। फिर मैं रात भर जो है किशनगंज घूमा। कहाँ? किशनगंज घूमा। मैं एक आश्रय गृह गया जहाँ गरीब लोग सोते हैं। वहाँ मैं मिला, उसने शायद 15 रुपए लिए और कमरा दिया। सोने थोड़ी गया था, मैं तो स्थितियाँ देखने गया था। सुबह मैंने उसको 100 का नोट दिया। हमने, भाई जरा चाय ले आओ और कुछ खाने को और अपने लिए भी ले आना। वो बेचारा जो है लाया चाय, बातचीत, और अपना दुख रोने लगा। अब टर्निंग पॉइंट देखिए लाइफ का यहाँ। वो दुख रोने लगा कि मेरी बेटी है और उसको कांग्रेस के एक नेता है मुसलमान एमएलए, उन्होंने उठा लिया, वो बलात्कार किया, ये किया, वो किया, और फिर हमें ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। उसने सब बताई कहानी। तो हमने कहा कि तुम नीतीश के पास गए? कहने लगे कि नहीं, वहां से भी ये हो गया और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, हमारी बीजेपी के अध्यक्ष ने भी नहीं सुनी। हमने उसकी पूरी दास्तान सुनी। मैं अभी लिंक भेजूंगा आपको। अच्छा। मैंने उसका इंटरव्यू किया, पूरा टेप बनाया, वीडियो बनाया। मैंने वो वीडियो जो है आदित्य प्रकाश को दूसरे दिन सुबह भेजा। हमने, आदित्य प्रकाश जी नमस्कार, आप पहचानेगा कैसे नहीं? हाँ साहिल साहब। हमने कहा कि अब मैंने आपको आपकी जिम्मेदारी वाला काम दिया है। आप जिलाधिकारी हो, आपके छत्र छाया में एक व्यक्ति की बेटी के साथ कांग्रेस के नेता बलात्कार कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप काहे के डीएम हो? घंटा के डीएम हो? उसको यूं ही कहा मैंने। उसने हमें एसएसपी का नंबर दिया कि आप एसएसपी साहब से बात कीजिए। मैंने एसएसपी को फोन मिलाया। एसएसपी से मैंने कहा डीएम ने कहा है, तो वो सीधे ही लाइन पे आ गया। मैंने, हाँ साहिल बताइए। मैंने, एक आदमी है, उसकी बेटी को कांग्रेस के नेताओं ने उठा लिया, बलात्कार किया, आप क्या कर रहे हो? कहने लगे कि जो है ऐसा कीजिए, आप उसको बता दीजिए, वो आके हमसे मिल ले, रिपोर्ट लिखेगा तभी तो। हमने सब गया, सब भगा दिया, आप लोग भ्रष्ट हो, करप्ट हो। ठीक। हमने कि हम आपको एसएसपी साहब, डीएम साहब को जो मैंने ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप भेजी वो भेज रहा हूँ, इस पे संज्ञान लीजिए। बिल्कुल सुनते रहिएगा। बिल्कुल ठीक है। मैंने उसको, एसएसपी को रात में 12 बजे भेज दी सारी क्लिप। करेक्ट। ये व्यवस्था है माननीय डीजीपी इस देश की। तो इसलिए ना तो उस आदमी का कुछ हुआ, ना डीजीपी ने, उसने एसएसपी ने कुछ किया, ना डीएम ने किया। ये हमारे देश के आईएएस और आईपीएस हैं, क्योंकि उसमें सोनिया गांधी का राइट हैंड फंस रहा था। तो देश कैसे सुधरेगा? आप कहते हो आदित्यनाथ कर देगा, फलाना, कोई नहीं करेगा, हमें आपको करना पड़ेगा। तो जो 5 सर्टेनिटी अपन कह रहे, वो 5 सर्टेनिटी अपन इसी बात की तो कह रहे हैं। नहीं, मैं भाई, अब अच्छा, आप मेरी दूसरी बात समझ देखो। गए। हाँ। अच्छा, एक चीज और सिराज भाई समझना पड़ेगी कि व्यवस्था ने अब तक जो है, चूंकि आपने जो कुछ भी अडॉप्ट किया वो अंग्रेजों से अडॉप्ट करने का। अरे वो सब हमारी आपकी बात हो चुकी है। नहीं, एक मिनट, उसको जोड़ के एक मिनट, मुझे सिर्फ उसकी एक लाइन में प्रस्तावना में उसको समेटने दीजिए। जी बताइए। तो उसमें जो आपके जो नियम कानून आपने वही इलेक्ट कर लिए, ब्यूरोक्रेसी भी आपकी वही है। अंग्रेजों के समय में भी वो लॉर्ड थी और आज भी वो लॉर्ड है। तो ये लॉर्ड जो है ये तो सिलेक्टिवली पेश आएंगे। लॉर्ड्स आर ऑलवेज गवर्न्ड बाय द प्लेजर डॉक्ट्राइन।
एकदम आप सही कह रहे हैं। तो ये प्लेजर डॉक्ट्राइन से काम करेंगे, वो साहिल के न्याय और अन्याय से कोई लेना देना थोड़ी। तो फिर इसीलिए हमें उन्हें अपनी नौकरी करना है सर। 75 साल से ये नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। अगर हम योगी आदित्यनाथ और मोदी और राहुल गांधी के चक्कर में पड़ेंगे, वो होगा तभी। देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगी कि यह नियम कानून जिनकी बनाने की जिम्मेवारी है, आपको चाहे भीख मांगिए, चाहे आप उनको विवश करिए, और यदि वो दोनों चीज नहीं मानते हैं तो उनको बदलिए, लेकिन आपको रास्ता एक ही है आपके पास, क्योंकि वो परिवर्तन आपको संवैधानिक व्यवस्था में, कानून की व्यवस्था में, जस्ट मिनट, कानून की व्यवस्था में और जो लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है इसमें करना पड़ेगा। अब जब आप एक मिनट मुझे अभी कह लेना, जब आप जो है इस लॉर्डशिप वाली बात कह रहे हैं तो लॉर्डशिप अकेली ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कह रहे हैं, हम तो लॉर्डशिप जुडिशरी की बात भी कर रहे हैं। अरे आप उसको जो है अलग अलग खानों में ना कीजिए। मैं टोटली कह रहा हूँ कि पूरी व्यवस्था ही भ्रष्ट है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या पत्रकारिता हो, चारों स्तंभ सड़ चुके हैं। सुन लीजिए, हम आपकी बात नहीं, मैं यहाँ पे बोलूंगा, आपको रोकूंगा। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि व्यवस्था सड़ी नहीं है, व्यवस्था ऐसी ही पैदा की गई है। अरे तो सर बात तो वही है, की गई है तो वो कैसे हटेगी? व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, यही तो। कैसे बदली जाएगी? कैसे बदली जाएगी? थाली बजा के और दीप जला के बदली जाएगी? देखो, मेरा ये कहना है कि वो थाली और दीपक को और वीडियो को आप एक सिंबॉलिक वैल्यू की तरह देखिए। वह एक सकारात्मक संवाद है। कोई सकारात्मक, जो नकारात्मक लोग हैं, सुन लीजिए, उसे वो नहीं सुनेगा। नहीं, इतना टाइम नहीं है कि हम जिन लोगों को मैं परख चुका हूँ, जिन लोगों को मैं जान चुका हूँ कि ये कुत्ते की पूंछ है, उन लोगों को जो है हम सकारात्मक संवाद और वो करने के बजाय हम बड़ी लकीर खींचेंगे, हम सीधे व्यवस्था बदलने की बात करेंगे, हम 543 के 43 लोग बदलेंगे। लोग नहीं, लेकिन मेरा देखिए सिराज भाई, मुझे थोड़ा सा इसमें बहुत जोर से आपत्ति है। देखिए, यदि आप सत्ता को पाके सत्ता को भोगना चाहते हैं तो नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैं सत्ता भोगना ही नहीं चाह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए आप भगवान राम वाला काम करिए ना। भगवान राम ने जो है सीधा जो है ना बाण उठा के जो है समुद्र को नहीं सुखाया था। उन्होंने पहले 3 दिन तक प्रार्थना की थी, जिसको जो है ना रामचरितमानस में लिखा है, विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिन होए न प्रीत। अब मैं जवाब दूं इसका जवाब मैं दूं। सुन लीजिए, इसका जवाब ले लीजिए। अभी जवाब आपसे नहीं मांग रहा, अभी मैं थोड़ा उसकी व्याख्या करता हूं। नहीं, मांगने की बात मैंने व्याख्या सुन ली। व्याख्या में सुन लीजिए, यहाँ पे कृपया करके सुनिए सर। हाँ, बताइए। भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं, ठीक है, हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, भगवान है। भगवान श्री राम ने 3 दिन इंतजार देखा और तपस्या की और उसके बाद विनाश किया। सिराज साहिल दिल्ली में जिस दिन से आए थे, सुन लीजिए, हम भगवान राम को ही मानते हैं। जिस दिन से आए थे नवंबर 1993, तब से प्रार्थना कर रहे हैं। 7 साल, सुन लीजिए, 7 साल और आज 22 साल। भगवान राम तो 3 दिन में ही थक गए थे। हमने तो 29 साल, सुन लीजिए, 29 साल इंतजार देखा है कि कोई जो है ये लोगों को सद्बुद्धि भगवान दे दे। तो 29 साल में तो अटल बिहारी वाजपेयी से लेके देवगौड़ा से नरसिम्हा राव से लेके और राजीव गांधी से लेके कितने प्रधानमंत्री, कितने मुख्यमंत्री, कितने आईएएस, कितने पीसीएस देख लिए। न जाने कितने आईएएसों को आमने सामने बैठ के इंटरव्यू कर लिया, पीसीएस को कर लिया, कमिश्नर को कर लिया, मंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री कर लिया। सिर्फ प्रधानमंत्री को छोड़ के सभी को कर लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री का दूसरा लेवल होता है। हमारा चैनल उस लेवल का है नहीं कि हमें कोई प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे। ठीक, वैसे हमें दे भी नहीं सकता जल्दी कोई इंटरव्यू। मैथिली शरण गुप्त एक ऐसे धरती पे आए हैं जो हमें इतना लंबा लंबा झेल पाते हैं, तो हमें झेल नहीं पाता है। हमें कोई ये आपके लिए पारितोषिक है कि ये मेरा चैलेंज है, आपके थ्रू मैं चैलेंज दे रहा हूँ। ये मेरा चैलेंज है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, सुन लीजिए, मेरे निशाने पे जो होता है उसको मैं रखता हूँ मरते दम तक। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो चीजें कर रहे हैं वो ना हिंदुत्व के हिसाब से सही है,
ना सुन लीजिएगा गौर से, इसको टेप चलाइएगा, वो ना हिंदुत्व के हिसाब से सही है, ना बंधुत्व के हिसाब से सही है, ना हिंदुस्तान के कल्चर के हिसाब से सही है, ना संविधान के हिसाब से सही है, और ना एक राष्ट्रभक्त नागरिक के हिसाब से सही है। ये संदेश उनको सुना दीजिएगा। और मैंने उनको कहा था कि अच्छा चलिए, मैं 15 मिनट सुन लीजिए। अरे उनको क्या करना चाहिए आप बताइए। उनको जो करना चाहिए ना, उसको मैथिली शरण गुप्त जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से करना चाहिए है। और वो मेरे मित्र रहे हैं, आपको आपकी सूचना के लिए बता दूं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वो व्यक्ति हैं कि जब मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में घुसता था तो हमें गले लगाते थे। आप समझिए, गले लगाते थे। अब हमने ऐसी कौन सी बात कर दी कि वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं? नंबर 1, हमने कौन सी ऐसी बात कर दी? हमने उनको गाली दे दी? गाली नहीं दी ना। हमने सिर्फ उनको जो है चैलेंज किया कि भाई तुम किसी भी मुद्दे पे, चाहे हिंदुस्तान की संस्कृति पे, चाहे पॉलिटिक्स पे, चाहे हिंदू मुसलमान, चाहे पाकिस्तान बंटवारा, चाहे सीए, चाहे एनआरसी, चाहे समान नागरिक संहिता, किसी पे भी हमसे सार्वजनिक तुम बहस कर लो। अगर तुम हमें बहस में हरा दोगे, ये साबित कर दोगे कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, और कोई भी मुसलमान नहीं होना चाहिए उस बहस में, सारे हिंदू होना चाहिए उस हॉल में जहां तुम भाषण दे रहे हो, और हमें बुला लो, उस पे तुम हमसे डिबेट कर लो। रामायण पे कर लो, महाभारत पे कर लो, कुरान शरीफ पे कर लो, गीता पे कर लो, कुरान पे कर लो, बाइबिल पे कर लो, किसी पे कर लो। ठीक है। समाज को, देश को कहाँ ले जाना है उस पे कर लो, मोटा मोटी इन जनरल कर लो, जैसे मैथिली शरण गुप्त हमसे बात करते हैं। अगर तुम हमें कन्विंस कर दोगे, जैसे आप मेरी कई बातों से असहमत होते हो, कई बातों से सहमत होते हो, ऐसे ही हम भी आपकी कई बातों से सहमत होते हैं, कई से असहमत होते हैं। बुद्धिमान का यही काम है। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं उस आदमी को बुद्धिमान नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो दूसरे आदमी का चैलेंज स्वीकार नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो मोटिवेटेड है किसी और विचारधारा से। उसका काम समाज को सुधारना, राष्ट्र को, राष्ट्रभक्त लोगों को लाना। डायलॉग मारता है कि हमें राष्ट्रभक्त मुसलमान चाहिए। सिराज सैल देशद्रोही है, सिराज सैल देशद्रोही है। पहले इस पे डिबेट कर ले। ठीक बात है। अपने कैरियर को देख ले पत्रकारिता का, और मेरा कैरियर देख ले। अपना बैंक बैलेंस देख ले और मेरा बैंक बैलेंस देख ले। अपनी भाषण की वीडियो देख ले। अब तू वीडियो वायरल करके अगर लाखों सब्सक्राइबर लिए ले रहा है, तेरे पास टीम है मोदी जी की, तो कौन सा तेरा कमाल है? कमाल तो तब है कि उसी मंच पे तू हमें भी खड़ा कर दे। ठीक बात। ऑटोमेटिक हो जाएंगे उतने वायरल। और ये मेरा चैलेंज है, मैं आपके थ्रू चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर 1 लाख हिंदुओं के बीच में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अगर हमें बुला ले और 2 घंटे खुद बोल ले, पहले कोई धर्म की बात ना करे, सिर्फ ये इस पे करे जो आप करते हो। इस देश कैसे सुधरेगा, संविधान कैसे सही चलेगा, नागरिकों के अधिकार कैसे मिलेंगे, भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। मैं तो खुद चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन मेरा हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है भगवान श्री राम का शासन। बिल्कुल ठीक बात। Am I right or wrong? न्याय की बात, न्याय। तो बड़े भाई, अन्याय किसी का भी नहीं चलता। हाँ, तो बड़े भाई ये चोर हैं सब। ये बात तो करते हैं, कुछ सुन लीजिए। राम राज अगर ला रहे हैं आप लोग, तो सबसे पहला देश का मुसलमान हूँगा जो खड़े हो के कहूंगा कि राम राज आना चाहिए। क्या समझो? जो मैंने आपकी उस आपत्ति की कि कुछ लोग समान नागरिकता, कोई लोग वोग नहीं है, किसी की औकात नहीं है। ये बीजेपी और आरएसएस और सरकार चलाने वालों का स्टाइल होता है कि कोई चीज करना है तो उसको रायता फैलाओ पहले और फिर करो। समझ रहे हैं? रायता फैलाने की जरूरत नहीं है। फुल फ्लैज गवर्नमेंट है, सीधे जो है इसी मार्गदर्शन में आप लाइए। आजकल 2-3 चीजों के बारे में मुझे मोदी जी की स्टाइल से बहुत आपत्ति है। जैसे पहली बात, मुझे इस बात से बहुत आपत्ति है, उन्होंने एक बहुत गलत बात कही जो वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। क्या उन्होंने कहा कि ये लोग बाग मुझे नोच के खा जाएंगे, ये हमें जीने नहीं देंगे। तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को ऐसे कौन सी ताकतें हैं जो नोच के खा जाएंगी? और इतना सुरक्षित व्यक्ति को यदि वो इतना ये ताकतें इतनी बलवान हैं कि उनको जो है असुरक्षित कर रही हैं, तो रिजाइन दे, घर जाए। देश का आम आदमी कहाँ जाएगा? नहीं, फिर रिजाइन दे, घर जाए। मेरे प्रधानमंत्री को कोई साला जो है नजरे से देखेगा, उसकी आंखें नहीं निकाल लेंगे। बिल्कुल। अपना देश इतना मजबूत है। मैं वही कह रहा हूँ कि
ऐसी ताकतों की आंखें नोच लेना चाहिए फिर जो हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा कहने के लिए बाध्य कर रही है। फिर तो ये सब जो है इमोशनल चीजें हैं, ये सब गलत तरीके हैं। इतना शक्तिशाली देश है, इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, वो ऐसी बात कहे तो इसके पीछे भी क्या कूटनीति और राजनीति है ये आप समझो, हम तो सब समझते हैं। अच्छा, दूसरी बात मुझे आपत्ति ऐसे सभी लोगों से है जो गलत बात कहने की जरूरत करते हैं जिसमें धमकी होती है। जैसे इसमें मैं ओवैसी जी की तरफ अपना इशारा कर रहा हूँ, जब उन्होंने कहा कि मोदी जी हिमालय चले जाएंगे और योगी जी मठ चले जाएंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा। इसका जवाब मैं दूं? नहीं, मेरा जवाब नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि नहीं, मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे तो एक्शन चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जेल भेजो। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि क्या यह उच्चारण अपने आप में अपराध की श्रेणी में आता है? 110% अपराध की श्रेणी में आता है, उसको जेल में होना चाहिए। तो कौन भेजेगा जेल में? हम भेजेंगे कि सरकार भेजेगी? और स्वविवेक के आधार पर हमारे हवलदार को संज्ञान लेने का अधिकार प्राप्त है कि नहीं है? 110% है, तो मैं यही कह रहा हूँ। तो ये लचर व्यवस्था क्यों कि है ना, हर कोई असहाय महसूस कर रहा है। तो करके ऐसा बोलने वाले को जेल में क्यों नहीं डाल? अरे डीजीपी साहब, हाँ, ऐसा क्यों है ये भी सुन लीजिए ना। हाँ हाँ, ऐसा इसलिए है कि उसको अगर जेल में भेज देंगे तो बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग जो वो भाषा बोल रहे हैं उनको भी तो भेजना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे है। कानून तो सभी के लिए संभव है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, आप इतने इंटेलिजेंट आदमी नहीं समझ पाए। तो असदुद्दीन जैसे लोग, एजाज खान जैसे लोग मेरी आप वीडियो नहीं देखते। तो जो इधर के लोग गलत बोल रहे हैं उनको भी जेल भेजो, क्या दिक्कत? तो ये आप देखो तो सर, तो मैं वही तो मेरा मैं क्या कह रहा हूँ, भगवान श्री राम 3 दिन तपस्या करने के बाद बाण उठा लेते हैं और नरसंहार करते हैं। सिराज साहिल 29 साल से जो है तपस्या कर रहे हैं, तो अब हमें तो जो है करने का अधिकार भगवान श्री राम ने भी दे दिया है ना। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात। तो इसलिए हम किसी के बाद याचना करने नहीं जाएंगे, सकारात्मक संवाद करने नहीं जाएंगे। सकारात्मक संवाद तो करेंगे, सकारात्मक करेंगे, लेकिन हम जो है, क्योंकि देखिए आशा पे आसमान टिका है। चलिए ठीक है। और आप यदि आप फाइनली ये कह रहे हैं कि हम इस व्यवस्था को बदल देंगे तो उस व्यवस्था से हाथ तो जोड़िए। चलिए ठीक, क्योंकि यदि उस व्यवस्था से आप हाथ जोड़ेंगे तो फिर वो एक्सपोज हो जाएगी। सर मान लिया। ओके, धन्यवाद। चलिए, तो साहिल भाई देखिए, मैंने आपका फोन नहीं रखा। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप फोन रखते तो आप भी उसी श्रेणी में आ जाते। आप भी उसी श्रेणी में आते। आज मैंने कॉल की है ना, आपने तो नहीं की। जी कॉल मैंने की ना, फिर मेरी तरफ से कॉल कभी ना आती। ठीक बात है। अपने स्टाइल है, मेरी तरफ से कभी कॉल ना आती। देखो, मेरा सोचना है कि कॉल किसने किया, क्या किया, ये कम महत्वपूर्ण है। जो इस दुनिया में आया है उसको मरना एक सार्वभौमिक सत्य है। क्या हम जाने के पहले कुछ ऐसा अनुकूल परिवर्तन करके जा पाएंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूँ टाइम कम है, इसलिए हम लोगों को एक्शन लेना चाहिए। हम लोगों को किसी दूसरी तरफ ना देखना चाहिए। सकारात्मक संवाद जरूर करेंगे, लेकिन विद एक्शन करेंगे। हम किसी के रहमो कर्मों पे पल के या किसी उद्योगपति से या किसी पॉलिटिशियन से पैसे लेके रणनीति नहीं करेंगे। अब उस रणनीति पे आप विचार कीजिए। अगर हम कहीं बैठते हैं तो हमें बताइएगा। नहीं, हम तो तैयार हैं, हम तैयार हैं, लेकिन इसको जो है ना यूपी के चुनाव होने के बाद ही करेंगे। क्योंकि हमारी एक्टिविटी जो है किसी चुनाव से उससे नहीं देखी जाना चाहिए। ठीक, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नहीं, ये बात आप सहमत है कि नहीं है? हम सहमत है, इसीलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम कर दिया ना। चलिए के बाद बात करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेकिन उसके पहले अपने वो वीडियोस अपने वो तो चलेगा, वो आज करेंगे हम। ठीक है, हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे अब हमारे जो टॉपिक है उस पे करेंगे। ये हम 10 के बाद बात करेंगे, 10 मार्च के बाद। डन। ओके, नमस्कार।